हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फिर से स्वागत है आज आपकी हमारी यूट्यूब क्लासेस में। फिर से हम आपके लिए कुछ क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इसमें पूछा है नहीं है। ऑप्शंस पर ध्यान देना है, नहीं है पूछा है। ऑप्शन है अधिवर्ष, बी ऑप्शन है चंद्रमाह, सी ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर है प्रकाश वर्ष। देखिए, प्रकाश वर्ष होता है, यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष है वह क्या इसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। और हम क्या करते हैं, प्रकाश प्रकाश आ गया है तो हम अंदाजा लगा देते हैं कि हम कहां पर पहुंच गए हैं, समय पर। लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, कोई बताएगा? एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बनता है। ये अधिवर्ष है वो समय का मात्रक है, चंद्रमा समय का मात्रक है, और प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित युग्म नहीं है? इसमें आपके लिए कुछ पेयर्स दिए गए हैं, कुछ युग्म दिए गए हैं। इसमें से हमें छांटना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। डेसिमल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील दूरी की इकाई, और सेल्सियस है ऊष्मा की इकाई। बताइए इसका आंसर। राइट आंसर है इसका सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, क्योंकि सेल्सियस जो होती है वह हमारे ताप की इकाई होती है। सेल्सियस जो होती है वह हमारे ताप की इकाई है, ना कि वो ऊष्मा की इकाई। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सेल्सियस। डेसिबल है, इसमें क्या जो आपकी ध्वनि होती है, जो ध्वनि की जो तीव्रता नापी जाती है वो किसमें नापी जाती है? आपकी डेसिबल में नापी जाती है। और एक जो अच्छी ध्वनि की तीव्रता यानी कि ह्यूमंस के लिए, मानव के लिए जो ध्वनि की तीव्रता हो रखी हुई है वो कितनी रखी है? 60 डेसिबल, 60 डीबी। ये एक बहुत अच्छी ध्वनि की तीव्रता मानी जाती है एक ह्यूमंस के लिए। नेक्स्ट है आपका अश्वशक्ति, इसको बोलते हैं हम हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, तो जो हॉर्स पावर है वह किसकी है? शक्ति की इकाई है। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, कोई बता सकता है? 1 हॉर्स पावर में होते हैं 7.46 वॉट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 7.46 वॉट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि कभी भी हमने देखा होगा कि हम जब बर्फ पर चलते हैं तो हमें वहां पे चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसका क्या रीजन है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके बर्फ सड़क से सख्त होती है। सेकंड ऑप्शन है सड़क बर्फ से सख्त होती है। थर्ड ऑप्शन है जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगी। लास्ट ऑप्शन है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। कैसे? क्योंकि जब हम चलते हैं किसी भी चीज पर, अगर हम चलते हैं, सड़क पर भी चल रहे हैं, तो हमें घर्षण की जरूरत होती है। हमें घर्षण की जरूरत होती है, यानी कि फ्रिक्शन की जरूरत होती है। हम फ्रिक्शन के माध्यम से ही चल पाते हैं। अगर हमारे पैरों के मध्य या फिर सड़क और पैरों के मध्य यदि हमारा फ्रिक्शन नहीं बनेगा तो हम नहीं चल पाएंगे। उसी तरीके से जो हमारी बर्फ होती है उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है सड़क की तुलना में। इस कारण से उसमें चलना बहुत कठिन होता है। इसका राइट आंसर है बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो होता है घर्षण कम होता है, इस कारण से हम वहां पर नहीं चल पाते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? ह्यूमन आईज में कौन सा लेंस लगा होता है? हम देख पाते हैं, हमारी जो आईज हैं वो कोई ना कोई इमेज बनाती है, किसी भी चीज को दिखाने का काम करती है। तो वो किस लेंस पर दिखाती है? हमें कौन सा लेंस है जिसके कारण हम देख पाते हैं? ऑप्शन है आपका अवतल लेंस,
ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है आपका उत्तल दर्पण। बताइए राइट आंसर, हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी पुलिस, एसआई, आपके एसएससी, काफी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी उत्तल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस क्या करता है, जो उत्तल लेंस है वो किसी पॉइंट पर जो भी कोई भी आपके सामने कोई भी इमेज बनती है आंखों पर, तो आपके सामने तो उस इमेज को बना देता है। तो वो क्या करता है, जो हमारी कोई भी किरणें होती है, जो भी रे निकलती है, उसको एक पॉइंट पर लाके इकट्ठा कर देता है। उत्तल लेंस का काम होता है किसी भी जो भी आपकी रे निकल रही है उनको एक पॉइंट पर इकट्ठा करना, और जब वो इकट्ठा कर देता है तो हमें वहां पे क्या बना देता है, हमारी वहां पर इमेज बना देता है, जिस कारण से हमें उसे आसानी से हमें देख सकते हैं। तो उत्तल लेंस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसका एक और नाम होता है आपका कन्वर्जिंग लेंस। और हमारे अवतल लेंस का नाम है आपका डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये रे को क्या करता है, दूर दूर तक फैलाने का काम करता है, और उत्तल लेंस एक पॉइंट पर इकट्ठा करने का काम करता है। और ये आपके दर्पण होते हैं, मिरर होते हैं, एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक है आपका उत्तल दर्पण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? हम हैंड वॉच पहनते हैं, हाथों की घड़ी पहनते हैं, तो उसमें चाबी भर देते हैं। तो जो चाबी भरी घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? हमें पता है कि हम हमारे कोई भी काम होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, कोई ना कोई एनर्जी होती है। तो वो हमारे अंदर कौन सी एनर्जी है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या संचित ऊर्जा? बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। देखिए स्थितिज, गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा जो हम चल पाते हैं, कहीं भी हम जा पाते हैं, तो जब हमारे अंदर जो एनर्जी बनती है वो कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा यानी कि किसी भी पॉइंट में को उठा के किसी अदर पॉइंट पर हम ले जा रहे हैं और उसके अंदर जो एनर्जी आई है, जो उसके अंदर ऊर्जा भरी गई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। यानी कि इकट्ठा करना, जो भी कोई ऊर्जा इकट्ठी हुई है एक पॉइंट से ले जाकर किसी दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया, उसकी स्थिति में जब परिवर्तन आ गया तो उस टाइम पे जो उसकी स्थिति बदली, तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है? आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू होता है आपका mgh। यांत्रिक ऊर्जा, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जो आपके फैन होते हैं, इनमें जो आपकी कोई भी आपकी मशीनें चल रही हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? आपकी यांत्रिक ऊर्जा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन है आपके अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी है आपका अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल, और ऑप्शन डी है आपका बाह्य बल। बताइए ऑप्शन, राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल। देखिए अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जो केंद्र से बाहर की तरफ लगे, केंद्र से बाहर की तरफ। हम घरों में क्या करते हैं? क्रीम को इकट्ठा करते हैं और उसको किसी मशीन की हेल्प से हम क्या करते हैं? दूध से क्रीम को अलग कर देते हैं। जब उसको हम चलाते हैं तो हमें वहां पर एक बल लगता है, तो वो कहाँ लगता है? केंद्र से बाहर की तरफ, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में उसका बल लगता है। तो जब उल्टी डायरेक्शन में जो बल लगता है तब हमें वो क्या निकाल के दे देता है? दूध से क्रीम को अलग कर देता है। तो उसे हम कौन सा बल बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। क्यों? क्योंकि उसमें क्या लग रहा है? केंद्र से बाहर की तरफ बल लगता है। अभिकेंद्रीय यानी कि केंद्र से अंदर की ओर, केंद्र से अंदर। आपके जितने भी सोलर सिस्टम है जो आपके वर्क कर रहे हैं, यानी कि सन के चारों तरफ जो भी आपके ग्रह घूम रहे हैं, प्लेनेट घूम रहे हैं, वो किसके कारण घूम रहे हैं? आपके अभिकेंद्रीय बल के कारण। जो पृथ्वी के चारों तरफ जो भी आपके प्लेनेट हैं चक्कर लगा रहे हैं, वो किसके कारण लगा रहे हैं? अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गति का दूसरा समीकरण किनके मध्य संबंध दर्शाता है? इसके लिए आपको सबसे पहले गति के समीकरणों को जानना पड़ता है। कि आपके तीन गति के समीकरण होते हैं। आपका पहला समीकरण है
v इज इक्वल टू u प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। ये आपका फर्स्ट समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। एंड थर्ड इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये आपकी गति की तीसरा समीकरण है। आपके गति के तीन समीकरण होते हैं। पहला है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, गति का दूसरे समीकरण किन के मध्य संबंध को दर्शाता है। ये हमारा गति का समीकरण है। यहाँ पर s किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, हमारे विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी दूरी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कोई स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो किसके बीच में संबंध को दर्शा रहा है, स्थिति और समय। किसके बीच में संबंध को दर्शाता है, आपके स्थिति और समय। तो ऑप्शन के देख के बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन बी, स्थिति और समय। अगर पूछा जाए आपका गति का पहला समीकरण किनके बीच में संबंध को दर्शाता है, ये क्या है आपका वेग। u बराबर भी वेग होता है और v बराबर भी क्या होता है, आपका वेग होता है। u बराबर भी वेग और v बराबर भी वेग। u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, v का मतलब होता है अंतिम वेग, t का मतलब समय और a का मतलब होता है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन किसको दर्शाती है, आपके वेग और समय को। किसको दर्शाती है, वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाती है। और आपकी थर्ड इक्वेशन किसको दर्शाती है, वेग और हमारी स्थिति के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो ये आपकी थी कुछ इक्वेशन थी, आपकी तीन इक्वेशन थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे आपकी 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पदार्थ की पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास ठोस, सेकंड है आपके पास द्रव, थर्ड है आपका प्लाज्मा, फोर्थ है आपका BIC बोस आइस कंडेंसेंट। देखिए आज तक हमने पढ़ा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अभी कौन कौन सी अवस्था, एक चौथी अवस्था भी बन चुकी है और एक पांचवी अवस्था भी बन चुकी है। तो इनमें से आपकी कौन सी अवस्था पूछी है, पांचवी अवस्था। कि हमारी जो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं अब कितनी है, वर्तमान में 5 अवस्थाएं हैं। लेकिन पहले कितनी हम पढ़ते थे, तो एक ठोस होती है, एक द्रव होती है और एक गैस होती है। अब उसने पूछी कौन सी है, चौथी अवस्था। तो चौथी अवस्था क्या होगी, ठोस नहीं हो सकती, द्रव नहीं हो सकती और इन दोनों में से आपकी एक अवस्था है। तो कौन सी है आपकी, प्लाज्मा। फोर्थ अवस्था है आपकी प्लाज्मा है। और फिफ्थ आपकी है आपकी BIC, ये आपकी है फिफ्थ अवस्था, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये आपकी है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध है। किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध है। गोलीय दर्पण का मतलब होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो कि आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण, एक होता है आपका उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। हमारा जो दर्पण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका उत्तल दर्पण और एक होता है आपका अवतल दर्पण। इस तरीके से हमारा एक दर्पण वर्क करता है। ये होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर आपका होता है पोल यानी कि किसी भी मिरर का मिड पॉइंट, और एक होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको सेंटर बोलते हैं किसी भी सर्किल का। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं R यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और R का जो मिड पॉइंट होता है, R का जो मिड पॉइंट होता है उसे बोला जाता है फोकस दूरी, उसे बोलते हैं फोकस दूरी।
तो देखते हैं, यानी कि अब इनके बीच में क्या संबंध है। 2f इज इक्वल टू आर, फर्स्ट सेकंड है आपका f इज इक्वल टू 2r, c है आपका r इज इक्वल टू f अपॉन 2 और d है आपका b और c दोनों। देखिए क्वेश्चंस को एक बार करते हैं, इसका डेरिवेट करते हैं कैसे इसका आंसर आया है। देखिए r इज इक्वल टू f अपॉन 2, r इज इक्वल टू 2f, r इज इक्वल टू क्या है आपका 2f, यानी कि जो r है वो f की दुगनी होती है, क्योंकि जो f है वो क्या है r का आधा हिस्सा है, जो f है वो r का क्या है आधा हिस्सा। इसका मतलब जो r है वो क्या होती है f की दुगनी होती है। अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो f इज इक्वल टू होता है r बाई 2, f इज इक्वल टू होता है r बाई 2। इसका मतलब इनके बीच में ये दो संबंध बनते हैं। तो देखिए एक है आपका r इज इक्वल टू एफ बाई 2 और एक है आपका 2f इज इक्वल टू r। तो इसमें से आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा ए व सी। ए भी आपका करेक्ट है और सी भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ए आएगा, ए व सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ओम के नियम को दर्शाता है, निम्न में से ओम के नियम को दर्शाता है। देखिए ओम का नियम होता है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर। जो R होता है वो यहाँ पर होता है कांस्टेंट, यानी कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने क्या लिया है R, और इसे बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। ये हमारा होता है रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। तो देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा राइट है। ऑप्शन ए v इज इक्वल टू आई आर, ऑप्शन बी v इज इक्वल टू 1 अपॉन आई, ऑप्शन सी v इज इक्वल टू आर, ऑप्शन डी है आपका v इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, v इज इक्वल टू आई आर। ये है हमारी आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज की सीरीज के हम आपके लिए 10 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए जो कि हमारी फिजिक्स से रिलेटेड है। आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।